आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मोदी सरकार कश्मीर को टेरर फ्री करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडर हाय तौबा मचा रहे हैं, उससे लगता है कि रियासत के लीडर कश्मीर में अमन कायम होते देखना नहीं चाहते। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री करना मोदी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए कश्मीर के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का फैसला लिया जाना, फिर श्रीनगर के मस्जिदों का ब्यौरा मांगा जाना। सोशल मीडिया पर महकमा रेलवे के एक ऑफिसर का लेटर भी जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। 35A और 370 पर फैसले की भी बात कही जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश सिर्फ कश्मीर में टेरर पर लगाम लगाने की है। इस बीच रियासत के लीडरान ने वोट बैंक के लिए सियासत शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि वादी के लोगों पर यह तोहमत लगाना आसान है कि वो डर फैला रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर का क्या करें जिसमें कश्मीर की वादी में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बिना पर तैयारियों की बात की जा रही है और इस तरीके की पेशगोई की जा रही है। इस पर सरकार खामोश क्यों है? उधर पीएम मोदी के मिशन कश्मीर पर महबूबा मुफ्ती की बारूदी जबान आग उगल रही है। दरअसल दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए मोदी सरकार के मिशन पर मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों और अलहदगी पसंदों के हामियों को मिर्ची लगने लगी है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी 100 कंपनियों की तैनाती दहशतगर्दी के खिलाफ अमित शाह की हिकमत अमली से जुड़े किसी बड़े मिशन की तैयारी है। 15 अगस्त से पहले दहशतगर्दाना हमले के इनपुट के बाद खुद NSA अजीत डोवाल ने कमान संभाल ली है और सरकार दहशतगर्दों को अब कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। ये कई कारणों की वजह से भेजी जा रही है। एक तो हिंदुस्तान के पास खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कोई बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है 15 अगस्त से पहले। इसलिए उसको विफल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। जाहिर है बात कश्मीर की हिफाजत की है, उसे टेरर फ्री करने की है, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए महबूबा और उमर अब्दुल्ला मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने बयानों के जरिए कश्मीर में हालात बिगड़ने की अफवाह फैला रहे हैं। साफ है इन लीडरान का मकसद वादी में अमन बहाल नहीं होने देना है, बल्कि वोट बैंक के लिए रियासत को दहशतगर्दी की आग में झुलसाना है। लेकिन अब कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क पाकिस्तान परस्त इन लीडरान की मंशा को समझ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से आजाद कराना मोदी सरकार की तरजीहात में शामिल है और कश्मीर के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है। पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 इजाफी फोर्स की तैनाती का फैसला और अब रियासत से खबर आ रही है कि रेलवे ने अपने अफसरान को कई महीनों के लिए राशन पानी का इंतजाम करने के लिए कहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बड़गाम में रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मीटिंग हुई थी और कुछ अहम अहकामात वहां पर दिए गए। इस मीटिंग में वादी में रेलवे की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई और सिक्योरिटी के इनपुट के बाद मीटिंग में हिदायत दी गई है कि अगले 4 महीने का राशन और पानी जमा करके रख लिया जाए। इसके अलावा और भी नकदी और दूसरी चीजें भी जमा कर ली जाए। भीड़ पर कोई रहम ना किया जाए, भीड़ को रेलवे की इमलाक के नजदीक नहीं आने दिया जाए। हालांकि अफसरान का कहना है कि एक रूटीन मीटिंग थी, इसमें इस तरह के अहकाम दिए जाते हैं अक्सर। इसके बाद कश्मीर के सियासतदान अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सियासत पर आमादा है। महबूबा मुफ्ती का बयान है कि 35A से छेड़छाड़ में हाथ नहीं, सारा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। जो अभी आपने सुना फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि 370 और 35 से नहीं हटना चाहिए, वो हमारी बुनियाद है। और ये जो हिंदू 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 चल रहा है, क्या मुसलमानों के लिए इस देश में कुछ नहीं, इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। शाह फैसल जो कि JK PM के सदर हैं,
पहले वो IAS हुआ करते थे, उसके बाद अब राजनेता हैं। उन्होंने लिखा कि घाटी में अचानक हिफाजती एहलकारों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती क्यों कर दी गई, ट्वीट किया उन्होंने। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। ये 35A को लेकर है, ये वो कह रहे हैं। और भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की जो इसी तरह का रुख अपनाए हुए हैं। तो मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी कि क्या कश्मीर में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। जरा वो सवाल देख लीजिए, जरा सवाल दिखाइए हमारे आज के 5 सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरा सवाल, कश्मीर के लोगों को डराने और भड़काने की खानदानी साजिश क्यों। खानदानी साजिश क्योंकि वहां पर जो बड़ी 2 पार्टियां हैं, मैं PDP की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, वो खानदानी पार्टियां हैं। और ये खानदानी साजिश क्यों लोगों को इस मामले में डराने की धमकाने की हो रही है, और कि 10,000 की फौज वहां पर या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या कश्मीर में कुछ होने वाला है, जबकि ऐसा मरकजी हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तीसरा सवाल, जब कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की जब बात होती है तो वहां की सियासी जमातों को डर क्यों लगने लगता है, उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ने लगता है, इस पर भी हम बात करेंगे। वो क्यों घबरा जाते हैं, क्यों इस तरह की उलझुल बयान देने लगते हैं, क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। चौथा सवाल, अजीत डोभाल के कश्मीर दौरे से लौटने के बाद हिफाजत को लेकर ये सरगर्मियां क्यों बढ़ी हैं, क्या इसके पीछे वाकई कोई वजूहात हैं, कोई बहुत ऐसा काम हो रहा है जिसका आगे आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा, नताइज देखने को मिलेंगे। और पांचवा सवाल है कि कहीं ये जो कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने या फिर नई हदबंदी जिसको परिसीमन भी कहते हैं, उसकी तैयारी तो नहीं है, क्योंकि उसको लेकर भी इलेक्शन से पहले चर्चा चली थी और विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में इसको करने की योजना है। नए तरीके से परिसीमन, इसमें कुछ सीटें इधर उधर होंगी, उसको भी कश्मीर के तमाम सियासी जमातें जो कश्मीर की हैं, जम्मू की तो बहुत पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर वैली की सियासी जमातें इसको नापसंद कर रही हैं। तो कहीं ये कोशिश तो नहीं जिसके चलते ये सिक्योरिटी फोर्सेस इजाफी लगाई गई हैं। बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त है सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की विदेश मामलों की समिति के प्रभारी भी हैं और ख़ास तौर से अलग अलग एम्बेसी में भारतीय संस्कृति को लेकर के जो विचारात हैं, कैसे उनको हमारे संस्कृति के साथ जोड़ना है, अलग अलग मुल्कों के लोगों को, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब मरकजी हुकूमत की HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। मेरे साथ इस वक्त मुजफ्फर शाह साहब भी जुड़ चुके हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ हैं। मुजफ्फर शाह साहब, खैर मकदम है आपका आज का मुद्दा में जी सलाम पर। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्डा हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर से 35A और 370 को लेकर, जिसका खदशा इस वक्त वहां की सियासी जमातों को लग रहा है, जिस तरह की उलझुल बयानबाजी हो रही है। सुशील कुमार जी तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। सुशील कुमार शर्मा जी सीनियर सहाफी हैं, एक इंस्टीट्यूट में आप अहम ओहदे पर हैं और एक बेहतर जर्नलिस्ट के तौर पर मुल्क के आप जाने जाते हैं। स्वागत है सर। खैर मकदम में बहुत सारी चीजें आपको से कश्मीर के बारे में समझूंगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, सियासी तज्जियाकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जब भी इस तरह के मामले होते हैं, मैं विशाल जी को जरूर अपने साथ रखता हूं, आंकड़ों पर बात करते हैं। हिस्ट्री तो का ऐसा लगता है कि चलती फिरती आप किताब हैं और एक तरह का गूगल है, और जब आप बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक बातें हमें जानने समझने के लिए मिलती। तो कश्मीर को जानना है तो प्रोफेसर विशाल मिश्रा की हिस्ट्री से बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। तो सर आइए शुरुआत करते हैं, और मैं सबसे पहले जरा कश्मीर के लीडर को मौका देना चाहता हूं, मुजफ्फर शाह साहब को, जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुजफ्फर शाह साहब, 10,000 की इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात हो रही है कश्मीर में, कश्मीर की सियासी जमातों को क्या तकलीफ है जी? क्या तकलीफ होनी चाहिए, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, ये पहली बार तो तैनात नहीं हो रही है, 1953 से तैनाती होती जा रही है। बिल्कुल। अगर आप आज श्रीनगर तशरीफ लाएं, अपने स्टूडियो से उठकर यहाँ पे तशरीफ लाएं और आप यहाँ देखें कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा किस खूबसूरती से हो रही है, किस तरह से जिस तरह से पिछले 100 साल से कश्मीरी अपने हिंदू भाई को, अपनी बहन को, माँ को, अपने बुजुर्ग को अपने कांधों पर लेकर पवित्र गुफा की यात्रा की दर्शन करा रहे हैं, वो आप अपने आंखों से देखते तो बहुत बेहतर रहता। और हाँ, जब चूंकि ये कुछ पुलिस की रिपोर्ट्स कुछ लीक हुई हैं और वो सोशल मीडिया पे चल गई कि यहाँ पे लीव कैंसिल हो गई है, रेलवेज में ऐसा हो गया है, इतने नौजवान अपने जवान की और 100 कंपनी और आ रही हैं, तो जाहिर है
एक पैनिक सा हो गया है। तो ये आप लोगों को देखना है, वहां पर जो हमारे मरकज में रहनुमा है, हमारे आज आपकी शो में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये आप बताइए कि भाई क्यों हो रहा है। अगर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की वजह से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करें, वो आपका काम है देखना, हम सबका यहाँ पे काम है देखना। जब महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं वहां की सियासी जमातों से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, महबूबा मुफ्ती कह रही है सारे दलों को बुलाओ, इस वक्त हम तमाम लोगों को एक होने की जरूरत है, तो ये दबाव में कौन आ रहा है? कौन जो है इस तरह की भड़काऊ बात कर रहा है? कौन लोगों को ऑटोमेटिक उकसाने की कोशिश कर रहा है? मरकज ने तो एक शब्द नहीं कहा, मरकज ने तो एक लफ्ज नहीं कहा। जी ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है क्योंकि ये पूरे मीडिया पे ये बात चल रही है, सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, और चैनल्स पे शाम को अनफॉर्चुनेटली ऐसा डिबेट, इतना ही एक गलत किस्म का डिबेट चलता है। एक कोशिश होती है कि हिंदू और मुसलमान का एक मामला लाया जाए बीच में, रीजन और रीजनलिज्म को लाया जाए, बहुत ही अफसोस की बात है। नहीं, आप इस चीज को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हिंदू और मुसलमान का तो मामला ही नहीं। कौन, मैंने तो अपनी चर्चा में कहीं इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया सर। बात सुने, और ना ही मैंने कहा कि कश्मीर में कुछ ऐसा होने जा रहा है। मैंने तो कुछ सवाल रखे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप ही लोग सारा जो है अपना परसेप्शन बनाए हुए हैं और वहां की सियासी जमातें अपने ढंग से इसको लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, न मरकज कह रहा है, न हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है। आप भी हमारे हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी और एक सियासी जमात के बड़े अच्छे मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां पर ये परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है? जी कंसेप्शन कोई नहीं बनाया जा रहा है। मैं आपसे फिर दोबारा मौदबाना तरीके से आपसे बता रहा हूं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत है, चाहे सोशल मीडिया से हो रहा है, चाहे इधर से हो रहा है, चाहे वहां से हो रहा है, इट इज नॉट गुड। यहां पे ऑलरेडी हम इस वक्त एक निहायत ही एक खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम सबको कोशिश करनी है कि इस आग को बुझाया जाए। इस आग पे आप पेट्रोल मत फेंकें। मैं वही पूछ रहा हूं मुजफ्फर शाह साहब, कैसी आग, कौन सी आग, कहां लगी है आग? देखिए सर, आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त बहुत ही खूबसूरती से अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। देखिए यहाँ पर ये लहजा धमकी वाला है सर। आप खुद ही कह रहे हैं आग लगाने की कोशिश हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप बहुत बड़े लीडर हैं सर, मैं आपका एहतराम करता हूं। प्लीज लेट मी फिनिश सर। नहीं, आप उकसाने वाली बात पहले बात सुने, रोकना पड़ेगा। आप अपनी बात ही नो प्लीज लिसन टू मी व्हेन वी आर टॉकिंग। व्हेन आई एम गिविंग यू अ परसेप्शन अबाउट कश्मीर, यू हैव टू लिसन। ना, मेरा कोई परसेप्शन नहीं। मेरा परसेप्शन है कि कश्मीर हिंदुस्तान का मजबूत हिस्सा है और आप सब हमारे भाई हैं। प्लीज लिसन टू मी सर, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आज आप आइए, गुलमर्ग में आइए, पहलगाम में आइए, सोनमर्ग में आइए और देखिए कितनी खूबसूरती से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बैठकर मजे ले रहे हैं कश्मीर का। इसमें कोई शक ही और नहीं। आप वहां से शुरुआत हो रही है, वहां से बातें, भाई हम 100 फोर्सेस भेज रहे हैं, 35A को हटा रहे हैं, तो नेचुरली किसने कहा? होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, वजीर दाखिला अमित शाह जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, किसने कहा? किसी स्पोक पर्सन ने कहा? सर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, यू कैन सेंस इट इन द एयर। देखिए सर, आप अभी शुरू में आप कह रहे थे मुजफ्फर शाह साहब की स्वागत है, 10,000 क्या 20,000 ट्रुप भेजो, आप कह रहे हैं स्वागत है, फिर आप कह रहे हैं कि आग लगाने की कोशिश है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऐसी सरकार है मरकज में, आप भी जानते हैं कि चाहे कितनी भी भयानक आग हो, वो बुझाने की बहुत बड़ी फायर ब्रिगेड है। कभी आग लगने नहीं दी जाएगी कश्मीर में। जो लगाने की कोशिश होती है, अब ऐसी फायर ब्रिगेड है हिंदुस्तान की, आप भी जानते हैं कि वो ऐसी सारी आगों को बुझाने वाली फायर ब्रिगेड है। जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, हमारा सिख भाई, हमारा बौद्ध भाई जम्मू कश्मीर में आग लगने नहीं देगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि आग को बुझाया जाए। चलिए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुजफ्फर शाह साहब को कभी होने नहीं देंगे। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। मुजफ्फर शाह साहब, यासिर जिलानी साहब, कोई हिंट है क्या? आप उस पार्टी की क़यादत करें जिसकी मरकज में हुकूमत है। यासिर जिलानी साहब, कोई हिंट है क्या? कहीं किसी ने क्या इस तरह का कोई बयान दिया है क्या? कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए यासिर जिलानी साहब, आप कि क्या वहां 10,000 की इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी वजह से भेजी गई हैं? क्या कोई और मकसद है जिसका सोशल मीडिया में जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर कश्मीर की सियासी जमातें, अवाम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सियासी जमातें डरी हुई हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हिफाजती एहलकारों को इस वक्त डिप्लॉय करना, 15 अगस्त भी है और हमारा सरहदी इलाका है वो, और जो
वहाँ के माहौल हैं उसमें अगर कोई चीज हो रही है और सरकार कर रही है तो ये रूटीन होता है। अब इनको तो हवा में ये सूंघ इन्होंने लिया कि हमें लगता है कि 35A खत्म कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये लोग उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कश्मीरियत की जो बात करते हैं वो, और जो वहाँ के नौजवान हैं जो बदलाव में, आज की आपको कश्मीर के बारे में बताऊं, इससे पहले भी मैं एक डिबेट में था, वहाँ एक लड़की सफीना का एक ट्वीट सबके साथ लोगों ने पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है, जिससे कहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के तिरंगे को हर गली मोहल्ले में फहराना चाहते हैं, लहराना चाहते हैं। देखिए इनके ये जो पहले क्या था कि अलगाववादी नेताओं के पेट में दर्द हो जाता था जब कश्मीरियत की बात होती थी। आजकल इन दोनों को, जबकि इस मौजूदा हुकूमत ने, जो सेंट्रल की हुकूमत है, महबूबा मुफ्ती को तो मौका दिया है, 3 साल मुख्यमंत्री बना के एहसान किया है, लेकिन वो एहसान फरामोश हैं अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट कोई बात कहती हैं। वो कहती है 35A अगर किसी ने टच किया तो बारूद की तरफ उसको लेके उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, शर्मनाक है। नहीं तो शर्मनाक इसीलिए कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर एहसान किया था कि तुम कश्मीरियत को बचाओ, तुम कश्मीर के अंदर नौजवानों को बचाओ। आप इनसे पूछिए कि मंशियात का जो मामला अभी कश्मीर में, अब 2 नजरियों पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें नौजवान जो है ड्रग्स के अंदर मुलविस हो रहा है, वो इनकी जो सोसाइटी है वो बेचैन है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है कश्मीर का वो बेचैन है, क्योंकि दहशतगर्दी में जब मुलविस हुए थे यही नौजवान। आप यकीन करें कि इन लोगों ने उसको सुधारने की कोशिश नहीं करी, समझाने की कोशिश नहीं करी, तो आज नतीजा ये है कि कश्मीर में ड्रग्स का मामला, सुन लीजिए, देखिए ये बड़ी इमोशनल चीजें हैं, आपके साथ थी, सुनिए ना जी, जब महबूबा मुफ्ती जी आपके साथ थी तब भी वो इसी तरह की बातें बोला करती थी। नहीं, देखिए हमने कोशिश, हमारी संस्कृति क्या है, ये अभी संस्कृति की दुहाई दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारे हिंदू भाई इस वक्त यात्रा पे हैं, हमारे यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है, उसके ऊपर हम चोट नहीं आने देंगे। अरे आप भूल गए 30 साल पहले जब कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां के आतंकवादियों ने, वहां के अलगाववादी नेताओं के उकसाने पे वह कश्मीर में क्या कोहराम मचाया, किस तरह का खून रेजी हुई, किस तरह से खून की दरिया बहाई, वो आप भूल गए। आप उस वक्त आपकी ये जो संस्कृति थी, जो विरासत थी, जो कश्मीरियत थी, वो कहां चली गई थी शाह साहब? तब आपको कोई समझ में नहीं आया था। और ये आदत है, मैंने इनके सबसे बड़े लीडर अब्दुल्ला साहब से जब सवाल किया था, सुन लीजिए, साल में आपकी सरकार ने क्या किया? मेरा सवाल है, हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने क्या किया मैं बता रहा हूं। 3 साल आपकी सरकार कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर हमारी सरकार ने क्या किया? सुन लीजिए, मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया बताइए। सुन लीजिए, बैक टू विलेज एक कार्यक्रम, सवाल कर, अरे सुनिए, बैक टू विलेज एक कार्यक्रम है जिसके तहत कश्मीरियत बचने जा रही है। सुन लीजिए, बोलने के लिए सुन लीजिए, आ रहा हूं सुन लीजिए, अभी आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। जब बैक टू विलेज एक प्रोग्राम है जिसमें कश्मीरी युवक सामने आके मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। पंचायत के चुनाव को इसी सरकार ने कराया, बिना खून के बहे हुए, किसी की एक की जान हलाक नहीं हो सकी। जनरल इलेक्शन 2019 इसी सरकार के दौर में हुआ है, एक हलाक जान नहीं हुई। ये सरकार मजबूती दे रही है, युवाओं को वहां पे प्रोग्राम से जोड़े जा रहे हैं। जो उड़ान योजना है, जो नई रोशनी है, जो नई मंजिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के जो सेंटर्स हैं, वो कश्मीर के गांव-गांव में खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि कश्मीर का यूथ रोजगार से जुड़ेगा। तो आज आप देखिए कि पिछले 6 महीने में पत्थरबाजी कम हुई है। मार्च के महीने में 150 कश्मीरी घाटी के युवक सेना के साथ जुड़े हैं। 150 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। ये इनको नहीं कहूंगा, लेकिन जो अलगाववादी नेता हैं, जो भड़काऊ बात करते हैं, जो कश्मीरियत को खत्म करना चाहते हैं, जो जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। अब तो मेन स्ट्रीम की पार्टियां भी भड़काऊ बातें कर रही हैं। वो तो करेंगी क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। युवा चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम में सरकार के साथ खड़ा हो। और आप इस 35A की बात कर रहे हैं। 35A को अगर आप बताइए कि 35A अगर हटाया जाता है तो किसको फायदा होगा? जो आपके डल लेक में बोट हाउस के गरीब बोट चलाने वाले लोग हैं, वहां पर्यटक नहीं जाता है, क्योंकि आपने माहौल इतना खराब कर रखा है कि बेचारे वो गरीब हो रहे हैं। गरीबी से उनके परिवार के
पेट नहीं पलते हैं, लोग नहीं जाते डर के मारे क्योंकि खून खराबा होता है वहां पे। जब आप हटाएंगे इस तरह की धाराएं जो कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, लोग भारत के पहुंचेंगे तो आपके पास भी इनकम आएगी, आपकी इकोनॉमी सुन ले उनको, मुजफ्फर शाह साहब को सुन ले। आपके बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे, कॉलेज तक पहुंचेंगे, आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। आप कब तक इस दकियानुसी सोच के साथ जीते रहेंगे जो आजादी के तो आजादी के साथ कोई इशारा है क्या ऐसा? आजादी के 35 को लेकर के ये सारी कवायद है क्या? नहीं, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ इनको अभी जो डर है वो, इनको अभी जो डर है उसको क्लियर कीजिए। 35 जो है आजादी के 7 साल के बाद उस वक्त के तत्कालीन नीति के मंत्री प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में जो एक दिल्ली एग्रीमेंट था उसके तहत संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू जोड़ा गया। आप क्या फायदा हुआ उससे कश्मीरियत को? आप क्यों उसके ऊपर आप एक ऐसे धारा को लेके आपको सारी आपको ताकत दे दी गई। आप जमीन के आप मालिक, आप वहां के कार्यक्रम के आप मालिक, नौकरी के आप मालिक, जंगल के आप मालिक, लेकिन फिर भी कश्मीर आज हाशिए पे क्यों खड़ा हुआ है? आप इसका जवाब दीजिए। चलिए अब जवाब तो ले लें, कश्मीर हाशिए जवाब दीजिए। शाह साहब जल्दी जवाब दीजिए, मैं बाकी लोगों के पास आ रहा हूं, अपनी बात कहिए। देखें गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बात की और हमने आपकी बात बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से सुनी है। एक तो पहली एक बात कि अगर यहाँ से हमारे पंडित भाई करीब 2-2.5 लाख लोग 1989 में यहाँ से चले गए, उसके साथ साथ करीब 4.5-5 लाख मुसलमान भी यहाँ से चले गए। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम और इसको हिंदू और मुसलमान का मामला ना बनाएं, आप मेहरबानी करके। नहीं तो सूफीज्म को हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही सूफीज्म को भी आपने खत्म किया, बिल्कुल। वहां के कट्टरपंथ और चरमपंथियों ने सूफीज्म को खत्म कर दिया। मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। दूसरे सेगमेंट में अगर आप खुलासा करेंगे तो मैं खुलासा करूंगा। आप मेरी भी बात सुने ना, मैं सुन रहा हूं। बताइए सूफीज्म को किसने खत्म किया? कश्मीरी पंडित के बारे में ये बताइए। सूफीज्म जो इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, कश्मीरियत, जमहूरियत की बात करता था, उसको किसने कश्मीर से खत्म किया? किसने कश्मीर से खत्म किया? 3000 फैमिलीज अभी यहाँ पर रह रहे हैं माय डियर सर। अरे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, साउथ कश्मीर से लेके श्रीनगर घाटी तक के एक चप्पे को मैं जानता हूँ। मैं कश्मीर के एक चप्पे को जानता हूँ, वहाँ के युवाओं के साथ कनेक्ट, हिंदू और मुसलमान को इसमें मत लाइए। उनके फलाह और बहबूद के लिए सोचता हूँ, सरकार के साथ बात कराता हूँ। मेरा ये काम है। आप क्यों लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हैं? हम जलजला नहीं वहाँ लाना चाहते। मैं आपको दावत देता हूँ, आप कश्मीर में आइए। तरह से कश्मीर को, कश्मीरियत को आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, अपनी आंखों से देखिए। आप जो कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। यासिर जिलानी साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं गरीब कश्मीर की बात करता हूँ, वो शिकारा चलाने वाले मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर विशाल, प्रोफेसर विशाल, की बात कर प्रोफेसर विशाल, ठीक है, जो घोड़े चलाते हैं, यहाँ पर आप देखिए, प्रोफेसर विशाल, 5,000 फैमिलीज आ रही है, जाके उनको उनकी 5,000। ठीक है, आ रहा हूँ यासिर जिलानी साहब, आ रहा हूँ। शाह साहब आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर विशाल, ये बताइए, ठीक है, चलिए इस पर और बात कर लेंगे। जरा दूसरे मेंबर से बात करेंगे। कश्मीरियत की बात, शाह साहब क्या बात करते हो आप? कश्मीरियत की आप बात करिए या हिंदू मुसलमान की बात करके भड़काने की कोशिश मत कीजिए। चलिए आ रहा हूं। अगर आप भड़काएंगे कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं, शाह साहब बात कीजिए, शाह साहब की बात कीजिए। आ रहा हूं। कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान, मुझे आप दोनों के माइक गिराने पड़ेंगे। यासिर जिलानी साहब, मुझे आप दोनों के माइक गिराने पड़ेंगे एक एक करके। दिल्ली में विशाल, प्रोफेसर विशाल, यासिर जिलानी साहब का माइक गिराइए। यासिर जिलानी साहब, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा और आपके माइक गिराने पड़ेंगे, माफी के। शाह साहब, आपसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, और यासिर जिलानी साहब दूसरों को मौका दीजिए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, मुद्दे पर हूँ। मैं विशाल जी के पास आना चाहूँ। प्रोफेसर विशाल, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी गर्दन ऐसा लगता है हाथ में आई है तभी ये छटपटाहट। अगर गर्दन हाथ में नहीं आई होती तो छटपटाहट, ये जो वहां की सियासी जमातों की दिख रही, कुछ तो है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि जो 10,000 की इजाफी फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए भेजी गई है, सिस्टम को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भेजी गई है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गर्दन में कोई चीज तो हाथ में आई है जो ये छटपटाहट है गर्दन में। देखिए ऐसा है इमरान भाई की ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कश्मीर को दरवाजा पूरे भारत के लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा और पूरे भारत के लोगों के लिए कश्मीर का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, तब तक
इस कश्मीर में जो अंदर ही अंदर डिसकंटेंट चल रहा है, इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने मौका दिया, आपके लिए अलग विशेष दर्जा बनाया, आपने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ परमानेंट रेजिडेंट होंगे, उन्हीं को चीजें मिलेंगी, हमारे स्टेट सब्जेक्ट होंगे। इसके बावजूद भी आज आप हमें बताएं कि आज कश्मीर कहाँ खड़ा है। आज कश्मीर का जो हमारा युवा है उसके साथ क्या हो रहा है। ये अभी बात हो रही है आर्टिकल 35 है, मैं तो डायरेक्टली आ रहा हूं। मेरा अपना ये मानना है कि अनुच्छेद 35A तत्कालीन पंडित नेहरू के अपने और जम्मू कश्मीर के रियासत के संबंधों के नाते क्रिएट किया गया था। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा था, जब ये सेशन हुआ था, तो पटेल जी से नेहरू जी ने ये वार्ता सुनने में आई थी, ये चर्चा में था कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मामले पे आप थोड़ा नरमी रखें, बाकी देखें, इसको मैं देख लूंगा। और ये विशेष दर्जा का जो स्टेटस है, ये कहीं ना कहीं उसी सोच का परिणाम है।